टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बिहार पीसीएसजे और बीपीएससी में साइंस का जो पेपर होता है उसमें यहाँ से प्रश्न रहता है, जिसमें पूछा जाता है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है, मतलब वाई हाउ लगाकर ऐसा क्यों होता है या ऐसा कैसे होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न क्या है। सोडियम धातु को किरासिन तेल में रखा जाता है क्यों, वाई। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। सोडियम धातु आर्द्रता की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है। सोडियम धातु जो है वो आर्द्रता, मतलब कि यदि उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाए, किरासिन तेल में नहीं रखा जाए, तो वह तुरंत आग पकड़ लेती है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। मतलब क्या, सोडियम जो है वो जब आग पकड़ लेगी तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो वह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगी। सोडियम धातु की यह प्रतिक्रिया हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ होती है। वायुमंडल में यदि सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो वह आग पकड़ लेती है और आग पकड़ने के बाद वह किस रूप में आ जाती है, तो वह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। सोडियम धातु की यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रतिक्रिया है, यह किसके कारण होता है, तो यह हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ होता है। इसीलिए इसे किरासिन तेल में या केरोसिन तेल में रखा जाता है। जो पैराफिन हाइड्रोजन है केरोसिन तेल में रखा जाता है, इसके साथ सोडियम धातु की प्रतिक्रिया नहीं होती है। और सोडियम को केरोसिन तेल में रखने के साथ क्या होता है कि सोडियम जो है वो अपनी प्रतिक्रिया उसके साथ नहीं कर पाती है, जिसके कारण सोडियम को केरोसिन तेल में रखकर सुरक्षित महसूस किया जाता है। और यदि सोडियम को खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो वह जलवाष्प के हवा में उपस्थित जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि वो आग पकड़ लेती है। तो इस कारण से सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, जो पैराफिन हाइड्रोजन भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे की कील का भार बढ़ जाता है, आखिर क्यों, वाई। तो जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पर आप देखते होइएगा अधिकांशतः लोहे पर जंग लग जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछाता है कि लोहे पर जंग लगना कैसा प्रतिक्रिया है या कैसा अभिक्रिया है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहा आर्द्रता की उपस्थिति, मतलब क्या वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन अवशोषित करता है और लौह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोहा में जो जंग लगता है वह किसी कारण, तो वह आर्द्रता की उपस्थिति के कारण वह क्या करता है लोहा, तो वह ऑक्सीजन को अवशोषित करता है अपनी तरफ और लौह ऑक्साइड के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में उतनी ही वृद्धि होती है जितना यह ऑक्सीजन अवशोषित करता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है, यह भी याद रखेंगे। और यह इसमें उतना ही वृद्धि होती है जितना यह लोहा ऑक्सीजन को अपनी ओर अवशोषित करती है। जंग लगा लोहा लौह ऑक्साइड है। जंग लगा लोहा क्या कहता है, तो जंग लगा लोहा को लौह ऑक्साइड कहा जाता है, जिसका भार लोहे, मतलब कि जंग रहित तो लोहे से निश्चय ही अधिक होगा। मतलब क्या, दो लोहा है मान लीजिए आपके पास, और एक लोहा को मान लीजिए दो छड़ है आपके पास सरिया, एक में जंग लग गया है और एक में जंग नहीं लगा हुआ है, तो यह निश्चय है कि जिसमें जंग लगा हुआ है उस लोहे का भार अधिक होगा और जंग रहित जो लोहा होगा उसका भार उस जंग लगे लोहे की तुलना में कम होगा, यह निश्चित है। तो यह भी आप याद रखेंगे। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, जंग लगना जो है लोहे पर, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह आर्द्रता में उपस्थित, मतलब क्या वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को अपनी ओर अवशोषित करता है और खुद को लौह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करता है। जंग लोहे पर जो लगता है उसके भार में उतना ही वृद्धि होती है जितना वह ऑक्सीजन को अपनी ओर अवशोषित करता है। और जंग लगा लोहा जो है वह जंग रहित लोहे की तुलना में उसका जो भार है वो अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल में साबुन का झाग जल्द नहीं निकलता है, वाई, क्यों। तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम Mg और Ca के सल्फेट और क्लोराइड रहते हैं कठोर जल में, भारी जल में। तो कठोर जल मतलब भारी जल को हम बोल सकते हैं D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज करता यूरे तथा वासवर्न 1932 में भारी जल की खोज हुआ था और भारी जल का जो अनुभार है वह 20 होता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड रहते हैं
जो साबुन के संयोग से अविलय यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि साबुन का झाग जल्द नहीं निकलता है। इसी कारण से साबुन का जो झाग है वह कठोर जल में जल्द नहीं निकलता। किस कारण से? तो कठोर जल मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड रहते हैं, जो साबुन के साथ जब संयोग होने लगे, जब वो साबुन के साथ मिलता है तो वह मतलब कि उस तरह से मिल नहीं पाता है जिस तरह से उसको मिलना चाहिए, तो वह परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि साबुन का झाग जो है वह जल्द नहीं निकलता है कठोर जल के साथ। नेक्स्ट, खान में मोमबत्ती जलाना खतरनाक है, क्यों? कभी कभी खान के भीतर मार्स, मीथेन और इथेन जैसी ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है, जो मोमबत्ती जलाते ही आग पकड़ लेती है और विस्फोट हो जाता है। खान में कभी कभी मतलब क्या, खान जो होता है, जैसे मान लीजिए कोयला खान हुआ या हीरा, मतलब इस प्रकार का जो खान हुआ, उस खान के भीतर कभी कभी क्या होता है, तो मार्स, मीथेन और इथेन जैसी ज्वलनशील गैसें निकलती हैं, और यदि उस समय वहाँ पर यदि मोमबत्ती मतलब क्या जला लिया जाए तो वह तुरंत वह आग पकड़ लेगी और वह एक भयंकर विध्वंसकारी विस्फोटक के रूप में वो वहाँ पर कार्य करने लगेगी। इस कारण से खान के अंदर मोमबत्ती नहीं जलाया जाता है। नेक्स्ट, जल में बर्फ़ का टुकड़ा गलने पर जल स्तर नहीं बढ़ता है, क्यों? टारगेट विथ एसडी आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स मतलब क्या रेगुलर कंपटीशन एग्जाम का रेगुलर वीडियो क्लास आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इस कारण से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो बर्फ़ के गलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ के गलने से बना जल का आयतन वही होता है जो बर्फ़ द्वारा विस्थापित जल का होता है। बर्फ़ के गलने पर जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? क्योंकि बर्फ़ से गलने से बना जल का आयतन वही होता है जो बर्फ़ द्वारा विस्थापित जल का होता है। अतः बर्फ़ के गलने के कारण रिक्त स्थान बर्फ़ से बना जल का ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कहने का क्या मतलब है, यदि मान लीजिए एक गिलास पानी है आपके पास, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा आप रख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि पानी जो है बर्फ़ के टुकड़ा डालने के बाद पानी में मतलब वृद्धि हो जाएगी, ऐसी नहीं है। जैसे ही बर्फ़ जो आप डालेंगे, जो वो रिक्त स्थान जो वो घेरती है, उसी में वो पिघल कर अपने आप को वह संतुलित कर लेती है। तो इस कारण से बर्फ़ के डालने के बाद या गलने के बाद जल की मात्रा में जो आयतन में जो है वह वृद्धि नहीं होती है, जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्यों? आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह दहन की अपोषक और स्वयं अदाह्य होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह दहन के लिए अपोषक है, मतलब ज़रूरी है, और वह स्वयं अदाह्य होती है। यह आग को एक आवरण के रूप में आवृत कर लेता है। यह आग को एक आवरण के रूप में आवृत कर लेता है। आग को वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और आग क्या होती है, आग बुझ जाती है। इसलिए आप देखते होइएगा सरकार के द्वारा भी ये योजना है, यह मतलब अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी दुकान हैं, लगभग खास करके इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी दुकान हैं या उस प्रकार की दुकान जहाँ पर आग लगने की संभावना बहुत जल्द हो, उन सभी दुकानों में एक सिलेंडर दे दिया जाता है। वो आपको खुद खरीदना होता है, ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट देती है आपको, लेकिन इससे प्रोटेक्शन आपका होता है और आपके आसपास का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसका प्रोटेक्शन होता है इससे। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा रहता है। इसका क्या है कि आग को वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और आग क्या होती है, आग बुझ जाती है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न की जाती है। अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें भी जो आग बुझाने में जल की अपेक्षा अधिक कारगर सिद्ध होती है। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन भरा बैलून हवा में उड़ता है, क्यों? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, अतः बैलून का भार इसके द्वारा विस्थापित हवा के भार से कम होता है। यही कारण है कि यह हवा में उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन वह सबसे हल्की गैस है और बैलून का भार इसके द्वारा विस्थापित हवा के भार से कम होता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन भरी बैलून जो है वो हवा में उड़ती है या उड़ता है। नेक्स्ट, नाखून काटने पर पीड़ा मतलब क्या, कष्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नाखून जो है वह मृत जीवी होता है, मतलब कि नाखून का संपर्क जो है वह रक्तवाहिका या कार्टिलेज से नहीं होता है। नाखून काटने पर तंत्रिका तंत्र प्रभावित नहीं होता है, जिस कारण से नाखून काटने पर किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द का एहसास
नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, वही नाखून जब आप मांस के साथ जो लगा हुआ है उसको जब आप काटिए तो देखिए कितनी पीड़ाएँ होती हैं। लेकिन जो नाखून का जो एरिया है, जो बाहर निकला हुआ, जो बढ़ा हुआ नाखून, आप उसको काटिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों? तो नाखून का संपर्क जो है वो रक्तवाहिका या कार्टिलेज से नहीं होता है। इस कारण से नाखून काटने पर तंत्रिका प्रभावित नहीं होती है, जिसके कारण नाखून काटने से किसी भी प्रकार के पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई पड़ता है, क्यों? क्वेश्चन है यहाँ से आप लोगों के लिए, पृथ्वी से या पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई पड़ता है, क्यों? तो एक से पहले यहाँ से याद रखेगा, चंद्रमा जो है उसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी? तो 3,84,000 किलोमीटर, जबकि सूर्य की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से। चंद्रमा अपनी दूरी पर 27.1/3 मतलब 27 दिनों में एक बार घूमता है। इसके साथ ही यह पृथ्वी की परिक्रमा भी इतने ही दिनों में करता है। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने, रोटेशन, और पृथ्वी की परिक्रमा, रिवोल्यूशन करने में दोनों में समान समय लगता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? तो चंद्रमा अपनी धुरी पर भी 27 दिन घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी पर का भी चक्कर लगाता है, एक चक्कर अपने 27 दिन में। यही कारण है कि दोनों में समान समय लगता है, मतलब अपनी धुरी पर भी और पृथ्वी की धुरी पर चक्कर लगाने में चंद्रमा को समान समय लगता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुल 9 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। और जब ईमानदारी पूर्वक मेहनत की जाती है तो ईश्वर भी साथ देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस 9 प्रश्नों में से कम 1 से 2 प्रश्न तो मेंस में पूछा ही जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं कि यह ज़रूरी है, बस एक्सेप्ट करते हैं ऐसा हो सकता है, उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसमें से 2 प्रश्न ईश्वर ऐसा करें कि वह एग्ज़ाम में हूबहू वो आ ही जाए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।